हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये एमसी चंडीगढ़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम फायरमैन और क्लर्क के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को, ताकि आपको इसी तरह की कंटिन्यू सीरीज़ मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। हमारे आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम फॉर 5 ईयर। तो हमें सिंपल इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमें पता है कितनी है, 500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 2.5 है, तो 2.5 का हमने 10 नीचे लगा लिया। और टाइम कितना है, 5 ईयर्स, और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 25 इंटू 5 होता है 125, और 125 इंटू 5 होता है 625। तो 625 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 62.50 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ऑप्शन ए 62.50। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम बाय टू टॉयज फ्रॉम द मार्केट एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज सेम। राम ने दो टॉय खरीदे मार्केट से और जो कॉस्ट प्राइस थी टॉयज की वो सेम है। ही सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट टॉय उसने 10% पे बेचा प्रॉफिट में, और सेकंड जो टॉय है उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा। वट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट डिड ही मेक ऑन द बोथ द टॉयज। तो दोनों टॉयज पे उसे टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हम सिंपल सा, मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ इसका। सीपी और एसपी है। यहाँ पर फर्स्ट टॉय है, फर्स्ट टॉय उसने बेचा है 10% प्रॉफिट पे। 10% यानी कि होता है 1/10। यानी कि 10 की जो चीज़ है वो 1% एक प्रॉफिट पे, यानी कि 11 में उसने बेच दी। 10 पे, एक का प्रॉफिट पे हमने इसे बेच दिया। ये रेशियो मेथड से हम कर रहे हैं। फिर सेकंड टॉय की बात करते हैं। सेकंड टॉय उसने बेचा है 20% प्रॉफिट पे। 20% होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ एक प्रॉफिट में, यानी कि 6 में बेची। 5 की चीज़ कितने में बेची, 6 में बेची। अब लेकिन उसने क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बता रखी है। वो क्या बता रखी है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो दोनों टॉय का सेम है। तो हम कॉस्ट प्राइस दोनों टॉयज की सेम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ 10 है, दूसरे टॉय की 5 है, तो इन दोनों को हम सेम करेंगे। यानी कि 5 को मैं 10 बना सकता हूँ, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। देन अगेन यहाँ सीपी और एसपी लिखेंगे। देन फर्स्ट टॉय की जो सीपी है वो 10 है, और 11 उसका एसपी है। देन सेकंड टॉय की जो सीपी है वो 10 हो जाएगी, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, एंड 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ से हम टोटल सीपी निकाल लेते हैं। तो टोटल जो हमारे पास सीपी आई वो कितनी आई, 20 आई। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेम हो चुका है अब दोनों का। तो सीपी जो टोटल है वो 20 है, और जो सेलिंग प्राइस है टोटल वो कितना है, 23 है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो टोटल थी वो 20, और सेलिंग प्राइस कितना था, 23। यानी कि उसने कितने का प्रॉफिट कमाया, 20 की चीज़ 23 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का कमाया उसने, प्रॉफिट कमाया 3 रुपीज़ का। तो 3 रुपये का हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो 3 का प्रॉफिट है कितने पे, टोटल सीपी कितनी है, 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, एंड 5 3 जा 15 हो जाएगा। यानी कि 15% का उसे क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं। रेशियो मेथड है ये, ईजी रहता है रेशियो मेथड से इसे करना। ठीक है ना। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आया टोटल वो कितना है, 15% आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 8 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है 1/2 इंटू में डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो 1/2 इंटू डायगनल 1 कितना है, 8, डायगनल 2 कितना है, 6। तो 2 4 जा 8, यानी कि 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर। 24 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर कह लो। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू डायगनल 1 एंड डायगनल 2 होता है। ये आपका एडवांस मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। इसका आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से है। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 एंड 12 बी एक्स इफ। हमें कह रहा है कि अगर थर्ड प्रोपोर्शनल जो है किसका, 3 एंड 12 का, वो एक्स है, और मीन प्रोपोर्शनल जो है 16 एंड 4 का वो वाई है, देन एक्स रेशो वाई मेरे को बताना है कि एक्स रेशो वाई कितना होगा।
तो थर्ड प्रोपोर्शन जो निकालने का फॉर्मूला होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें यहाँ से, तो थर्ड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन की बात है, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए होता है। यानी कि जो सेकंड नंबर होता है उसको स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाय ए कर दो, तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। उसी तरह अगर हम मीन प्रोपोर्शन की बात करें, मीन प्रोपोर्शन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास रूट ए इंटू बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन का। तो पहले हम थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बी यानी कि दूसरा नंबर कौन सा है, 12 है, तो यहाँ से आ जाएगा 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। और यहाँ से मीन प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, मीन प्रोपोर्शन की, तो यहाँ से अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, यानी कि 16 इंटू 4। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 डिवाइडेड बाय 3। तो थर्ड प्रोपोर्शन मेरे पास कितना आ जाएगा, थर्ड जो प्रोपोर्शन है वो मेरे पास आ जाएगा हमारे पास 3 4 ज़ा 12 एंड 3 8 ज़ा 24, यानी कि 48 आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। और मीन प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, रूट 64 हो जाएगा, और रूट 64 होता है 8। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स रेशो वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ये एक्स की वैल्यू आई और ये वाई की। तो हमारे पास एक्स रेशो वाई हमें निकालना है, यानी कि 48 रेशो 8 हमें निकालना है। तो 8 1 ज़ा 8 एंड 8 6 ज़ा 48, यानी कि 6 रेशो 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 6 रेशो 1 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एंड मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यू टू कोरोना वायरस प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल डिक्रीज बाय 10% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 10%, देन द नेट चेंज इन प्राइस, नेट चेंज कितना हुआ। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो इस तरह को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। ये कब लगाते हैं फॉर्मूला, ये तब लगाते हैं जब एक चीज़ डिक्रीज हो रही हो, दूसरी चीज़ इंक्रीज हो रही हो, या फिर मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, या डिक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, या इंक्रीज इंक्रीज हो रहा हो। तो उस केस में हम ये क्या लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ए क्या है हमारे पास, 10 है, हम इसको लगाते हैं, डिक्रीज है लेकिन, तो -10 प्लस इंक्रीज हो रहा है, फिर अगेन तो +10 आ जाएगा, फिर प्लस देन ए की वैल्यू है -10 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो -10 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू अगेन इंक्रीज 10 डिवाइडेड बाय 100। तो -10 से -10 कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीरो बन गया, जीरो, ठीक है ना। और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -10 इंटू 10 हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 -1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -1%। और -1% का कहने का मतलब है कि डिक्रीज बाय 1%। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि अगर माइनस में आ रहा है यहाँ से आंसर तो मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, और 1 आ रहा है आंसर तो कितना, डिक्रीज बाय 1%। तो ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एक चीज़ डिक्रीज हो रही हो, दूसरी चीज़ इंक्रीज हो रही हो, या फिर दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हो, या दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हो, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो डिक्रीज कब लगाएंगे, जब माइनस में आ जाएगा, तो -1% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइज ये थे हमारे मैथ के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमने पीछे करे। अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड। तो .css फाइल एक्सटेंशन इज यूजुअली रेफर टू द व्हिच काइंड ऑफ फाइल। तो हमें .css का फाइल एक्सटेंशन बताना है कि ये किसके लिए यूज होता है। तो गाइज ये मैं आपको बता दूं, ये होता है हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल, यानी कि ऑनलाइन जो फाइल्स होती हैं उनके लिए ये .css यूज होता है। हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल्स होती हैं ये .css। लास्ट वीडियो हमने इमेज फाइल भी किया था कि इमेज फाइल कौन कौन सी होती हैं, जैसे JPG हो गया, GIF हो गया, ये सारी क्या होती है हमारे पास, इमेज फाइल्स होती हैं। लेकिन .css क्या है, हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू पेस्टिंग टेक्स्ट इन द MS वर्ड। तो ये सबको आपको इजी क्वेश्चन है। पेस्टिंग के लिए यानी कि पेस्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड हमारे पास या शॉर्टकट हमारे पास कॉम्बिनेशन यूज होता है MS वर्ड में, तो वो आता है हमारे पास Ctrl+V। Ctrl+V करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। Ctrl+Z करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, अंडू हो जाता है। Ctrl+Z करते हैं तो अंडू हो जाता है। ये कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे Ctrl+N। Ctrl+N होता है हमारे पास क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम Ctrl+N का यूज़ करते हैं। Ctrl+O ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट है जो मतलब कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसको ओपन करने के लिए हम Ctrl+O का यूज़ करते हैं। Ctrl+S सेव कर, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। F12 का हम यूज़ करते हैं ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना। सेव यानी कि डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं F12 का,
ठीक है ना। कंट्रोल ओ का ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कंट्रोल डब्ल्यू का हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। जेड का अभी हमने सीखा अंडू एक्शन होता है। कंट्रोल वाई होता है रीडू, उसको रीडू अंडू जो हमने किया उसको रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं, रीडू एक्शन। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस स्प्लिट अ विंडो और रिमूव द स्प्लिट व्यू, विंडो को स्प्लिट करने के लिए हम कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल एस का यूज़ होता है हमारे पास सेव करने के लिए। कंट्रोल एफ सर्च अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए हम कंट्रोल एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बिग आयरन। बिग आयरन कौन से कंप्यूटर को कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से किस कंप्यूटर को बिग आयरन बोला जाता है। तो बिग आयरन बोला जाता है स्टूडेंट्स मेन फ्रेम कंप्यूटर को। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मेमोरी साइज और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे क्या बोला जाता है, बिग आयरन कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, द कंप्यूटर सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस। वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की यूज नहीं होती, वो होता है बच्चे एनालॉग कंप्यूटर डिवाइस सिस्टम। एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम यानी कि ऑप्शन ए, इसमें क्या होता है किसी भी स्टोरेज डिवाइस की हमें रिक्वायर नहीं होता, यूज़ नहीं होता। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, इसे आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। थर्ड जनरेशन हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है ये हमें बता रखा है। ठीक है ना, और कितने डेसिमल्स का यूज़ होता है एनालॉग कंप्यूटर में, इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग देम इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द टर्म ऑफ एरिया। लार्जेस्ट नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है इन द टर्म ऑफ एरियाज, इन द टर्म ऑफ एरिया यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है, तो वो है बच्चे इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है ना, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ होता है और ये क्या है हमारे पास एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। तो इसका सही आंसर, कई बच्चों ने सोचा होगा कि इसका होगा वाइड एरिया यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर होगा इंटरनेट। ठीक है, तो ये इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। लैन मैन और वैन इंटरनेट के भी हमारे बारे में थोड़ी सी जानकारी है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि लैन कहाँ यूज़ होता है, वैन कहाँ यूज़ होता है, अपर नेट कहाँ यूज़ होता है, इंटरनेट कहाँ होता है और इंट्रानेट कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे पास कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैथ के हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, कंप्यूटर के कर लिए। अब बढ़ते हैं हम इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज लेंदी डैश द प्रिंसिपल बेरेटेड द ऑफेंडर्स। इन हिज लेंदी, लेंदी का इसका क्या आएगा, मतलब इसका हमें सही फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरना है। इन हिज लेंदी हैरंग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, इन हिज लेंदी हैरंग। हैरंग का मतलब होता है हमारे पास लंबी चौड़ी क्या स्पीच देना, लंबी चौड़ी बातचीत करना या फिर बातें करना या फिर भाषण देना, जिसे हम इंग्लिश में बोले तो हमें क्या बोलते हैं, इसे भाषण बोलते हैं। ठीक है ना, लंबा चौड़ा भाषण देना, इन इज लेंदी हैरंग। द प्रिंसिपल बिरेटेड, बिरेटेड का मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना या गाली देना। बिरेटेड का मतलब होता है किसी को डांटना। ठीक है ना, किसी को डांटना, ये क्या कहते हैं बिरेटेड। और ऑफेंडर्स का मतलब होता है जो अपराधी होते हैं या फिर जो मतलब गंदे लोग होते हैं उनको बोलते हैं ऑफेंडर्स। जो हल्ला हुल्ला या फिर अपराध करते हैं उन्हें बोलते हैं अपराधी। तो इन इज लेंदी हैरंग यानी कि स्पीच में यानी कि भाषण में द प्रिंसिपल ने डांटा या फिर गाली दी किसको, ऑफेंडर्स को, अपराधियों को। फेटिड, फेटिड का मीनिंग होता है हमारे पास फेटिड, फेटिड का मीनिंग होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट स्मेलिंग, अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, इसे कहते हैं फेटिड। फेटिड का मीनिंग होता है अनप्लीजेंट स्मेल। उसी तरह एक्सटोल का मीनिंग, एक्सटोल का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है ना, इसका मतलब होता है प्रशंसा। तो इन इज लेंदी हैरंग स्पीच यानी कि भाषण द प्रिंसिपल बिरेटेड द ऑफेंडर्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इससे इसके साथ आपके साथ ये सिनोनियम एंटोनियम्स की आपका मीनिंग भी कवर हो गया। 3 के, फेटिड का मतलब होता है अनप्लीजेंट स्मेल, हैरंग का मतलब होता है भाषण, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा करना। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द वे दे एक्टेड डैश द इंसिडेंट ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर हमें करेक्ट प्रपोजिशन भरनी है एक्टेड। एक्टेड ऑन अपॉन होता है लेकिन यहाँ पर ऑन अपॉन हमें नहीं दिया गया है। आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द वे दे एक्टेड आउट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक्ट आउट का मतलब होता है, एक्ट आउट का जो सही मीनिंग होता है वो होता है परफॉर्म करना, टू परफॉर्म, यानी कि उसने स्टेज पे जो परफॉर्म किया उससे मैं क्या हो गया, इंप्रेस हो गया। आई वॉज इम्प्रेस द वे दे एक्टेड आउट, एक्टेड आउट मतलब परफॉर्म द इंसिडेंट ऑन द स्टेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास
एरर से हमें एरर फाइंड करना है। आई वेंट टू द पार्टी विद माई फादर, अंकल्स, आंट्स एंड कजन ब्रदर्स। तो इसमें हमें सही एरर ढूंढना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो गाइज इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पार्ट सी में कज़न ब्रदर्स में एरर है, क्योंकि कज़न ब्रदर्स या फिर कज़न सिस्टर हम नहीं लिखते, हम सिर्फ क्या लिखते हैं, या तो हम कज़न लिखते हैं या फिर हम क्या लिखते हैं, ब्रदर्स लिखते हैं, या ब्रदर या सिस्टर लिखते हैं, या फिर हम क्या लिखते हैं, सिस्टर लिखते हैं। ठीक है, तो हम कज़न और ब्रदर्स का या कज़न और सिस्टर्स का एक साथ यूज़ नहीं करते। तो या तो यहाँ पर क्या सही होना चाहिए था, आई वेंट टू द पार्टी विद माई फादर, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स, या फिर कज़न। ठीक है, तो इसका पार्ट सी में आंसर है, क्योंकि कज़न ब्रदर कुछ नहीं होता, कज़न सिस्टर कुछ नहीं हम लिखते, हम सिर्फ कजन्स लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द ईयर्स रेनफॉल हैज़ बीन वेरी स्कैंट, इवेंचुअली द क्रॉप हैव विदर्ड। तो कह रहा है कि द ईयर रेनफॉल, मतलब कि जो इस साल जो रेनफॉल हुई वो वेरी स्कैंट, हैज़ बीन वेरी स्कैंट। स्कैंट का मीनिंग यहाँ पर होता है, स्कैंट का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, वेरी बहुत कम, यानी कि वेरी लेस, जिसे हम कहते हैं लेस, स्कैंट मतलब कम। ठीक है ना, बहुत कम हुई। इवेंचुअली द क्रॉप हैव विदर्ड, तो विदर्ड का मतलब होता है मुरझा जाना, या फिर हाँ मुरझा जाना इसका मीनिंग होता है, मुरझा जाना। ठीक है ना, मुरझा जाना इसका मतलब होता है, यानी कि ना मतलब कि हाँ ठीक है, विदर्ड का मतलब होता है मुरझा जाना। और इवेंचुअली यहाँ पर इवेंचुअली नहीं आएगा, क्योंकि क्या है कि इससे क्या क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो रेनफॉल हुई, रेनफॉल कम हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, जो फसल है यानी कि क्रॉप्स हैं वो क्या गई, मुरझा गई। तो इवेंचुअली नहीं आएगा, इसके कंसिक्वेंस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कंसिक्वेंटली आएगा। कंसिक्वेंटली यानी कि कंसिक्वेंसेस क्या हुए। ठीक है ना, जो बारिश हुई वो कम हुई, उसकी वजह से कंसिक्वेंट क्या हुई, द क्रॉप क्या हुई, मुरझा गई। यानी कि ऑप्शन सी में इसका वो गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इवेंचुअली की जगह क्या आएगा, कंसिक्वेंटली आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुपर मॉडल्स वर पोजिंग ऑन द डोर फॉर देयर फोटोशॉप। इसमें भी हमें एरर बताना है, द सुपर मॉडल वर पोजिंग ऑन द डोर फॉर देयर फोटोशॉप। तो इसका सही आंसर है वो ऑन द डोर नहीं होता, ऑप्शन सी में इसका एरर है। ऑन द डोर, ऑन का ऑन जो यूज़ होता है वो किसी फ्लैट सरफेस के लिए होता है, ऑन जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है फ्लैट सरफेस के लिए। फ्लैट सरफेस के लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं, तो ऑन द डोर नहीं होगा, यहाँ होगा अगेंस्ट द डोर, अगेंस्ट द डोर, क्योंकि हम डोर के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ठीक है ना, डोर के अगेंस्ट हम खड़े होते हैं, या लाइंग ऑन द डोर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द डोर। द सुपर मॉडल वर पोजिंग अगेंस्ट द डोर फॉर देयर फोटोशूट। ऑन द डोर नहीं होता ना, ऑन जो होता है फ्लैट सरफेस के लिए यूज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी गाइस, तो ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के, देन कंप्यूटर के, देन मैथ के। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए। तो ये था पार्ट 6। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप कंटिन्यूटी में ये सीरीज़ चाहते हैं, और लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को, एनी एग्ज़ाम, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पार्ट 6 था ये, जिन व्यूवर्स ने पार्ट 1 2 3 4 5 को नहीं देखा है वो पार्ट 1 2 3 4 5 देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 7 में। थैंक यू वेरी मच।